नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका T2D न्यूज़ पर। आइए जानते हैं आज देश भर की सभी ताज़ा और मुख्य खबरें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपको बता दें कि अब तक का अपडेट आ रहा है। पूरे देश में 4,56,000 के पार पहुंचा कोरोना, जिसमें 2,58,000 लोग रिकवर भी हो गए हैं। वहीं 14,476 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें तो एक दिन में 3,788 मामले सामने आए हैं। 70,392 टोटल केस हैं, जिसमें 40,000 से ज़्यादा लोग रिकवर भी हो गए हैं। वहीं 2,365 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। इसके साथ ही पूरी दुनिया में इस वायरस से 93 लाख से ज़्यादा लोग पीड़ित हैं, जबकि 4,78,000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। इसके साथ ही दोस्तों अगला अपडेट आ रहा है, कोरोना के हर मरीज का टेस्ट सरकारी अस्पताल में कराने का नया आदेश वापस लें। जी हां दोस्तों, बता दें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि वह कोविड-19 के हर रोगी की सरकारी अस्पताल में अनिवार्य रूप से जांच कराने संबंधित अपने नए आदेश को वापस ले ले। साथ ही उन्होंने कहा है कि यह आदेश सही नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन और पुलिस कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति को जांच के लिए जबरन सरकारी अस्पताल ले जाती है तो उनके लिए यह 15 दिन हिरासत में रहने जैसा होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 की स्थिति अभी गंभीर नहीं है। केजरीवाल ने कोविड-19 देखभाल केंद्र बनाए गए एक बैंक्वेट हॉल के दौरे के समय संवाददाताओं से कहा, दिल्ली सरकार, केंद्र और अन्य संगठन एक दूसरे के साथ समन्वय से काम कर रहे हैं। मैं केंद्र से आदेश वापस लेने का अनुरोध करता हूं। इसी के साथ दोस्तों अगला अपडेट आ रहा है, भारत नेपाल रिश्तों में आए तनाव का दिखने लगा असर। बंद हुआ काली नदी पर बना पुल, दोनों तरफ खड़े हैं जवान। जी हाँ दोस्तों, बता दें भारत और नेपाल के रिश्तों में आया तनाव अब जमीन पर दिखने लगा है। धारचूला में काली नदी पर बना पुल बंद कर दिया गया है। अब इस पर दोनों देशों की ओर से कोई आता जाता नहीं है। कभी रोज इस पुल से दोनों देशों के लोग गुजरते थे। दरअसल धारचूला पिथौरागढ़ जिले में आता है और नेपाल की सीमा से सटा है। उत्तराखंड के धारचूला की तरफ से काली नदी के पुल को पार करते ही नेपाल है। यहाँ से काठमांडू की दूरी 965 किलोमीटर है। 60 मीटर के इस पुल को अब बंद कर दिया गया है। भारत में रहने वाले लोगों की माने तो नेपाल से भारत के बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन चीन के बहकावे में आकर नेपाल ने अपने संबंध खराब कर लिए हैं। दोनों देशों के बीच फिलहाल व्यापार भी बंद है। इसी के साथ दोस्तों अगला अपडेट आ रहा है, गलवान घाटी में चीन की धोखेबाजी, हिंसा वाली जगह पर फिर टेंट लगाएं। जी हाँ दोस्तों, बता दें चीन की एक बड़ी धोखेबाजी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक गलवान घाटी में हिंसा वाली जगह पर चीन ने टेंट लगा दिए हैं। जहां हिंसक झड़प हुई थी, चीन ने वहीं पर फिर से अपने टेंट लगा दिए हैं। गलवान घाटी के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर ये टेंट लगाए गए हैं। ये वही जगह है जहां पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच में झड़प की घटनाएं हुई थी। बाद में दोनों देशों की तरफ से ये प्रयास किए गए थे कि यहाँ तनाव घटाया जाए, लेकिन एक बार फिर चीन अपने वादों से मुकर गया है। चीन का ये फैसला तनाव बढ़ा सकता है। इसी के साथ दोस्तों अगला अपडेट आ रहा है, नेपाल की भी जमीन हड़पने में जुटा चीन। 3 सांसदों ने प्रतिनिधि सभा में प्रस्ताव पेश कर सरकार से उठाई कार्रवाई की मांग। जी हां दोस्तों, बता दें नेपाल को हाल ही में जारी अपना नक्शा एक बार फिर बदलना पड़ सकता है। नेपाल के 3 सांसदों से संसद में प्रस्ताव पेश कर चीन से लगे सीमा पर कई बॉर्डर पिलर गायब होने और 64 हेक्टेयर नेपाली जमीन के चीनी कब्जे में जाने की शिकायत की है। इतना ही नहीं, सीमा के कई इलाकों में सरहद की लकीर को बदल कई गाँवों को अपनी जमीन में मिलाए जाने की शिकायत करते हुए सांसदों ने सरकार से इस मामले को उठाने को कहा है। देवेंद्र राज कंडेल, सत्यानंद खनाल और संजय कुमार गौतम ने नेपाली संसद में प्रस्ताव पेश कर सरकार से इस मामले की पूरी जांच कराने को और चीन से नेपाली जमीन वापस लेने की मांग की है। बीते दिनों भारत के कुछ हिस्सों को नेपाली भूभाग बताने वाला नक्शा पास कराने वाली प्रतिनिधि सभा में ही इस सांसदों ने सरकार से इस बारे में फौरन कूटनीति प्रयास शुरू करने का भी आग्रह किया है। इसी के साथ अगला अपडेट आ रहा है, 31 जुलाई तक बढ़ गया लॉकडाउन। सर्वदलीय बैठक के बाद सीएम ममता ने लिया फैसला। जी हां दोस्तों, बता दें पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बुधवार को आयोजित हुई सर्वदलीय बैठक के बाद 31 जुलाई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। इसके साथ ही दोस्तों अगला अपडेट आ रहा है, यूजीसी विश्वविद्यालय परीक्षाओं के लिए तय करेगा नए दिशा निर्देश। जी हां दोस्तों, बता दें विभिन्न विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं के आयोजन के लिए यूजीसी एक बार फिर अपने दिशा निर्देश में बदलाव करेगा। इससे पहले इसी साल अप्रैल में यूजीसी ने इस संबंध में दिशा निर्देश संशोधित किए थे। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कोरोना काल में कॉलेज और विश्वविद्यालयों को परीक्षा आयोजित कराने तथा नए शैक्षणिक सत्र शुरू करने के बारे में जारी दिशा निर्देश पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को
फिर से विचार करने की सलाह दी है। इसके साथ ही अगला अपडेट आ रहा है, दिल्ली सरकार ने जारी की कोविड-19 रिस्पांस प्लान, 6 जुलाई तक होगी हर घर की स्क्रीनिंग। जी हां दोस्तों, बता दें कोविड-19 पर काबू पाने के लिए केजरीवाल सरकार ने दिल्ली कोविड रिस्पांस प्लान बनाया है। डॉक्टर वीके पॉल समिति की सिफारिशों के आधार पर दिल्ली सरकार ने डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज ने ये प्लान जारी किया। इस प्लान के मुताबिक यह तय किया गया है कि समयबद्ध तरीके से दिल्ली अपनी कंटेनमेंट रणनीति को आगे बढ़ाएगी। 26 जून तक कंटेनमेंट जोन की समीक्षा और उनका रिडिजाइन करना होगा। 30 जून तक कंटेनमेंट जोन में हर घर की स्क्रीनिंग और उस पर रिस्पांस लिया जाएगा। 6 जुलाई तक बाकी दिल्ली में सभी घरों की स्क्रीनिंग और उस पर रिस्पांस लिया जाएगा। 27 जून से दिल्ली में सीरो सर्वे शुरू होगा, जिसके नतीजे 10 जुलाई तक आएंगे। यह सर्वे एनसीडीसी के सहयोग से कराया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों अगला अपडेट आ रहा है, रक्षा मंत्री राजनाथ ने रूस दौरे को बताया स्पेशल। S-400 मिसाइल की सप्लाई पर दिए ये संकेत। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि भारत रूस संबंध एक विशिष्ट और विशेष सामरिक भागीदारी है और दोनों देशों के बीच मौजूद सैन्य अनुबंध बरकरार रहेंगे और कई मामलों को दोनों देश कम समय में आगे लेकर बढ़ेंगे। सिंह द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी और सोवियत जीत की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर बुधवार को सैन्य परेड में शिरकत करने के लिए 3 दिवसीय दौरे मॉस्को आए हैं। सिंह ने कहा कि मॉस्को की यह यात्रा कोविड-19 महामारी के बाद किसी भारतीय आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल की पहली विदेश यात्रा है। इसी के साथ अगला अपडेट आ रहा है, पाकिस्तान में नहीं होगा एशिया कप, इस बड़ी शर्त के साथ श्रीलंका में आयोजक को तैयार पीसीबी। जी हां दोस्तों, बता दें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के CEO वसीम खान ने कहा है कि इस साल एशिया कप का आयोजन श्रीलंका संयुक्त अरब अमीरात में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा। खान ने इस अटकलबाजियों को खारिज कर दिया कि वर्तमान में निलंबित IPL के आयोजन के लिए एशिया कप को रद्द किया जा सकता है। उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि एशिया कप का आयोजन होगा। पाकिस्तान की टीम 2 सितंबर को इंग्लैंड से लौटेगी और हम सितंबर या अक्टूबर में टूर्नामेंट का आयोजन कर सकते हैं। खान ने कहा कि कुछ चीजें सही समय पर ही स्पष्ट हो पाएगी। इसके साथ ही अगला अपडेट आ रहा है, वित्त मंत्री जल्द करेगी जनधन खाताओं को लेकर बैठक, ग्राहकों के हित में हो सकते हैं कई फैसले। जी हां, बता दें कि वित्त मंत्रालय ने बैंकों के साथ बैठक रखने का प्लान बनाया है। इस बैठक में जनधन खाताधारकों को और अच्छी बैंकिंग सुविधा दी जाए, इसको लेकर बातचीत की जा सकती है। बता दें कि कोरोना वायरस के दौरान इन खातों का अच्छा खासा प्रयोग किया गया था, क्योंकि सरकार कल्याणकारी योजनाओं के पैसों को सीधा इन अकाउंट में ट्रांसफर कर रही थी। इसी के साथ अगला अपडेट आ रहा है, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का समय सीमा 30 नवंबर तक बढ़ी। इसी के साथ दोस्तों चलिए अब आज के सोने चांदी का भाव देखें तो बता दें आज सोने के भाव में 750 रुपये की उछाल देखने को मिला है। इसी के साथ आज 22 कैरेट सोना 47,400 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि 24 कैरेट 48,400 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ है। वहीं चांदी में आज 50 रुपये की गिरावट देखने को मिला है। इसी के साथ चांदी 48,450 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए और बड़े खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।